हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग कैपेसिटर में आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टार्ट करने से पहले हम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक है ये कैपेसिटेंस को अफेक्ट करता है, उसकी वैल्यू को चेंज करता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक होते क्या हैं, कितने टाइप के डाइलेक्ट्रिक होते हैं। तो एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर में आपने नाम सुना होगा रिलेटिव परमिटिविटी, जो कूलॉम का फार्मूला है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इस फार्मूले में जो एप्सिलॉन r है वो है रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे वाटर है तो वाटर के लिए जो इसकी वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 81 होती है, वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, और मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये इक्विवेलेंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। डाइलेक्ट्रिक एक्चुअल में इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उन्हें हम लोग डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। अब सपोज करो अगर आपके पास कोई कंडक्टिंग मटेरियल है और उस कंडक्टिंग मटेरियल को आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, आपने क्या किया, कंडक्टिंग मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो जब आप कंडक्टिंग मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो होता क्या है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, उनमें ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो निगेटिव जो चार्ज होता है उस पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। अब देखो क्या होगा, लेफ्ट में निगेटिव चार्ज है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज है। तो ये मटेरियल के इन साइड में ये खुद का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, खुद से इंड्यूस हो गया, जनरेट हो गया, इसे हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायग्राम से आप देख सकते हो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, E की जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम में कुछ ही देर के बाद E इंड्यूस्ड के इक्वल हो जाएगी। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो इनसाइड किसी भी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इनसाइड conducting material
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो गई। तो अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये किसके लिए कर रहे थे? कंडक्टिंग मटेरियल के लिए। लेकिन अगर हम कंडक्टिंग मटेरियल की जगह पे कोई इंसुलेटिंग मटेरियल लेते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब डाइलेक्ट्रिक, कोई डाइलेक्ट्रिक लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम नंबर में होते हैं, इसीलिए ये नॉन कंडक्टिंग होते हैं। अब इनकी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, इनकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो डाइलेक्ट्रिक हैं वो दो तरह से हो सकते हैं। एक तो उनका जो नेट डाइपोल मोमेंट हो वो 0 हो, या फिर जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो हो। अब जैसे मान लो अगर कोई सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, CO2 या फिर H2, इस कंडीशन में जो पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड होते हैं। तो जब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड हो जाएगा, तो इस कंडीशन में जो भी मॉलिक्यूल होंगे उनका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 हो जाएगा। अगर नेट डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का 0 है तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए जो एक मॉलिक्यूल, कोई भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो अगर 0 है, तो पूरे सब्सटेंस के लिए अगर हम नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 0। तो नाइट्रोजन है, मेथेन है, ऑक्सीजन है, बेंजीन है, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के हैं। अब अगर मान लो जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का वो सिमेट्रिकल नहीं है, जैसे H2O है, तो उस केस में पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज एक कोइंसाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल का कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। अब अगर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है तो उस सब्सटेंस का भी नेट डाइपोल मोमेंट होगा। अगर हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को वो कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी पोलर डाइलेक्ट्रिक को या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। अब इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए हो सकता है जो नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है वो ज्यादा हो, किसी के लिए कम हो। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। तो अगर हम कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक लेते हैं तो उस केस में जो भी सब्सटेंस होगा उसका कुछ न कुछ
डायपोल मोमेंट होगा अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो जैसे ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हमने रखा हुआ है, एक डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट लिया हुआ है, राइट साइड में निगेटिव प्लेट है, तो डायरेक्शन जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किधर होगा, लेफ्ट टू राइट। आप देख सकते हो डायग्राम से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट डायरेक्शन टू राइट, इधर की तरफ। अब क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल हैं वो पोलराइज हो जाएंगे, उनमें एक शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव प्लेट एंड निगेटिव प्लेट। तो उसके बाद अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो जो डायग्राम है कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, आप देख सकते हो जो मॉलिक्यूल है वो पोलराइज हो गए हैं, उनमें शिफ्टिंग स्टार्ट हो गया है। जो निगेटिव चार्ज है वो लेफ्ट की तरफ और पॉजिटिव चार्ज वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब यहाँ पे ये जो इनसाइड जो चार्ज है वो एक दूसरे के जो अफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि जो इसका जो इक्विवेलेंट है, अगर हम लोग इक्विवेलेंट डायग्राम से रिप्लेस करें तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा।
यहाँ पे जो चार्ज है वो इंड्यूस हो गया है। आप देख सकते हैं जो चार्ज है पॉजिटिव प्लेट की तरफ निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है और निगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। तो ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसके कारण से हम लोग इसको एक डाइपोल कंसीडर कर सकते हैं। डाइपोल क्या है? अगर दो इक्वल चार्ज है और वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे अगर रखे गए हैं, चार्ज की पोलैरिटी अपोजिट है, तो इसको हम डाइपोल बोलते हैं। तो डाइपोल मोमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है, जो चार्ज की वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई करते हो दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस से। यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने स्मॉल डी माना है। जो चार्ज इंड्यूस हुआ है लेफ्ट साइड में क्यू आई, इंड्यूस चार्ज के लिए हम लोग क्यू आई सिंबल यूज करेंगे, और इधर प्लस क्यू आई राइट साइड में। तो जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा? डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू आई इंटू डी। ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, इंड्यूस चार्ज इंटू डिस्टेंस। ओके, ये जो सिंबल है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए है। अब देखो, जितना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस सब्सटेंस में प्रोड्यूस हुआ है, अगर उसकी वैल्यू हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम के लिए फाइंड आउट करते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, तो जो भी डाइपोल मोमेंट आएगा उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सब्सटेंस फॉर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है आपको? जो डाइपोल मोमेंट आया है उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो अगर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को भी हम P से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज इक्वल टू क्यू आई इंटू डी, ये डाइपोल मोमेंट है, अपॉन इसका वॉल्यूम। अगर हम एक प्लेट का जो एरिया ए मानते हैं तो वॉल्यूम कितना होगा? ए इंटू डी। ओके, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो डी और डी कैंसिल हो गया, तो जो P की वैल्यू है वो मिल गई क्यू आई अपॉन ए। अब ये वाला जो P है वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्यू आई चार्ज है, ए एरिया है, और चार्ज और एरिया का जो रेशियो है उसे क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां से ये फार्मूला याद रखना है, P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आई। जो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के इक्वल होती है। P इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है और इसकी वैल्यू इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी के इक्वल है। तो ये इक्वेशन बन गया हमारा P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आई। ओके,
अगर आपके पास दो मेटेरिक प्लेट हैं, दोनों पे इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एक पे प्लस सिग्मा दूसरे पे माइनस सिग्मा, तो दोनों प्लेट के बीच में अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वो होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब अगर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है अगर वो सिग्मा के बजाय सिग्मा आई हो तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा आई अपान एप्सिलॉन नॉट। तो जो ई इंड्यूस हुआ है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा आई अपान एप्सिलॉन नॉट। हो गया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आई, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ये इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है। ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन। जो सेकेंड इक्वेशन वो क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे फार्मूले से, तो दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फार्मूला होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू सिग्मा आई है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, सिग्मा आई अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ये आप डायग्राम देखो, यहाँ पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं। एक जो राइट साइड में इधर की तरफ डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और जो डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो डायग्राम से क्लियर है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा। तो अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो आप देख सकते हो डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, अब एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो पोलराइजेशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर डिपेंड करता है। P की जो वैल्यू है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी जब हम हटाएंगे तो एक साथ दो कांस्टेंट लिखते हैं, P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साई इंटू ई। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये जो कांस्टेंट है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक सक्सेबिलिटी। और यहाँ पे दो कांस्टेंट इसलिए लिखा गया है जिससे कि इलेक्ट्रिक सक्सेबिलिटी यूनिटलेस हो जाए। तो ये जो फार्मूला है क्या आया, P इज इक्वल टू, P क्या है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साई इंटू ई। ई क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो एक्सटर्नल, मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट, और दूसरा क्या है, ई इंड्यूस्ड। तो जो ई इंड्यूस्ड है वो ई नॉट को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है। ओके, अब डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने की काम आती है। तो अगर कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस आप कैसे कैलकुलेट करते हो, C इज इक्वल टू क्यू अपान वी। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड
दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आप फार्मूला क्या लिखते हो, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो अगर हम E की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, डेल्टा एक्स को कांस्टेंट रखते हैं, तो डेल्टा वी भी इंक्रीज होगा। अगर हम E की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। अगर हम E की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं डेल्टा एक्स को कांस्टेंट रखते हुए, तो डेल्टा वी जो है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब अगर डेल्टा वी डिक्रीज होता है तो इसका कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, सोचो। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम डिक्रीज कर दें तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यही रीजन है कि डाइलेक्ट्रिक का यूज हम लोग कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक का यूज करते हैं। तो अगर कोई भी कैपेसिटर है, हमने क्या किया, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, तो डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को रिड्यूस करेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ये भी रिड्यूस हो जाएगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होगा तो फार्मूला याद होगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अगर V की वैल्यू डिक्रीज होती है तो C क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो जैसे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी वाले एग्जाम्पल में फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था कि वैक्यूम में जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैक्यूम में मैक्सिमम होगा। अगर आप दोनों चार्ज को उसी डिस्टेंस पे वाटर में रख दो तो जो फोर्स की वैल्यू है वो 81 टाइम्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करता है। जितना टाइम्स वो रिड्यूस करेगा उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग K से डिनोट करेंगे। तो एक बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फिर से हम समझा दे रहे हैं। सपोज करो आपके पास कोई कैपेसिटर है, आपके पास कोई कैपेसिटर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नॉट है। दोनों प्लेटों के बीच में पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E नॉट। यहां पे वैक्यूम है। अब आपने क्या किया कि इसको किसी मटेरियल से फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया। डाइलेक्ट्रिक फिल करने के बाद सोचो आप कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E नॉट थी वो वही होगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। तो जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड है, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड वो मान लो 5 टाइम्स कम हो गया, तो जो 5 है उसे हम लोग इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। अगर 3 टाइम्स कम हो गया तो जो 3 है वो इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। अगर मान लो K टाइम्स रिड्यूस हो गया तो इसका मतलब इस मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या होगा, K होगा। तो E इज इक्वल टू फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K। आप देख सकते हो K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, 5,
20, 50, 100, 1000, अगर ऐसे ही आप के की वैल्यू इंक्रीज करते जाओ तो जो ई की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो जब ई की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी तो फिर कैपेसिटेंस इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर आप ज्यादा कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बनाना चाहते हो तो उसमें जो आप डाइलेक्ट्रिक यूज करोगे उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। तो अगर हम K को डिफाइन करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करें तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम डिफाइन कर सकते हैं। K इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई। दो मटेरियल के बीच में इनिशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई नॉट, और फाइनल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई। तो इनिशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड और मटेरियल इंसर्ट करने के बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का जो रेशियो है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस फॉर्मूले से क्लियर है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ओके, तो रिलेटिव जो परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो फर्स्ट जो फार्मूला याद रखना है इस डेरिवेशन में, P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आई। सेकेंड जो फार्मूला है वो क्या है, ई आई इज इक्वल टू सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो थर्ड फार्मूला बताया गया, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साई इंटू ई। साई जो है ये इलेक्ट्रिक सक्सेसिबिलिटी है जो कि नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, जैसा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिपेंड करता है। ओके, अब ये जो तीनों फार्मूलों की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक सक्सेसिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन डिराइव करेंगे। तो यहां पे आप देखो, इनिशियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या हो जाएगा, वो पहले से डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम इस तरह लिखेंगे, E is equal to E naught minus E into I। E क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि दोनों प्लेट के बीच में वैक्यूम था इनिशियल में। ई आई क्या है, डाइलेक्ट्रिक फील करने के बाद जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक सेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई। अब इसकी वैल्यू पुट करो ई आई की, तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई की वैल्यू देखो, सेकेंड इक्वेशन से ई आई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से हमने ई आई की वैल्यू पुट कर दिया। यहां तक क्लियर? ओके, अब क्या करना है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से हम सिग्मा आई की जगह क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। ये P क्या है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो लिखो E इज इक्वल टू क्या आ गया, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस P अपॉन
एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आई की जगह क्या लिखा P, तो इक्वेशन बन गया इज इक्वल टू ई नॉट माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करना है, थर्ड इक्वेशन से P की वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर आप P की वैल्यू पुट करोगे तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इज इक्वल टू ई नॉट माइनस साई इंटू ई। देखो इक्वेशन क्या बन गया, इज इक्वल टू ई नॉट माइनस साई इंटू ई। अब माइनस साई इंटू ई को लेफ्ट साइड ले जाओ, ये हो जाएगा ई प्लस साई इंटू ई इज इक्वल टू ई नॉट। तो E प्लस साई इंटू ई इज इक्वल टू ई नॉट। यहां से E हमने कॉमन ले लिया तो आ गया 1 प्लस साई इज इक्वल टू ई नॉट। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई। अब देखो ये फार्मूला बताया गया, ई नॉट अपॉन ई क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ई नॉट अपॉन ई की जगह क्या लिखेंगे, के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फार्मूला आ गया 1 प्लस साई इज इक्वल टू के। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक सक्सेसिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।